What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to स्टेलो फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 2 मार्च। आज का दैनिक न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है। पूरा न्यूज़पेपर जो है वो मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। पहले हम लोग एडिटोरियल देखेंगे और उसके बाद में न्यूज एनालिसिस देखेंगे। आज के एडिटोरियल में कई सारे नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, जिसको हम लोग स्टैटिक प्लस करंट के साथ में कंबाइन कर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। इसी में आप लोगों को 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे और इसी के साथ में कई सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी वो देखेंगे। और जहां पर इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड लोकेशन दिखाने की बात आएगी तो वहां पर मैप भी देखेंगे। यानी कि एक तरीके से ये जो डिस्कशन है आप लोगों के लिए मिक्स वेज का काम करेगा या फिर एक बैलेंस डाइट आप लोग बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ में और फिर हम लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। बात बड़ी शानदार बोला गया, पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे। जिंदगी में आप लोग जब भी अपने पाथ पर चल रहे होते हो तो आप लोगों को कई बार लगता है कि यार छोड़ देते हैं, बहुत हो गया ना, आप रहने देते हैं। अगर ये वाली टेंडेंसी आप लोगों की जिंदगी में आ रखी है तो आप लोग कभी भी अपने मुकाम तक हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करो कि जितना भी आप लोगों ने अचीव कर लिया तो उसमें ये बोलो कि यार थोड़ा सा और कर लेते हैं ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मान लिया आज 1 घंटा पढ़ना है तो ये बोलो कि चलो आज 1 घंटा 5 मिनट और पढ़ते हैं ना। मान लो आप लोगों ने 10 क्वेश्चन लगा लिए, चलो यार 1 क्वेश्चन और लगा लेते हैं ना। इस तरीके से अगर आप लोगों ने जिंदगी में आप लोग हमेशा अपने आप को प्रोडक्टिव वे में अगर आगे फॉरवर्ड करना सीख लिया तो आप लोग हमेशा अपने जो पुराने टारगेट को बीट करते हुए नजर आओगे। और अगर आप लोग अपने पुराने टारगेट को बीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो पहले आप लोग करते थे उससे ज्यादा काम आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोग की इफिशिएंसी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप लोग की इफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग के रिजल्ट भी जो है वो शानदार आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ही तो पुश करना है यार, और फिर देखो जिंदगी में कितने शानदार चेंज आते हैं। इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके देखिए लाइफ में। और खासकर एक नया महीना स्टार्ट हो चुका है, नए जोश के साथ में उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो भी प्रॉब्लम पिछले महीने में रही है उनको दूर करते हुए आप लोगों को बढ़ना है। तो जिंदगी में सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के हिसाब से होती हुई नहीं नजर आएंगी। आप लोगों को उनको अपने हिसाब से करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यही एफर्ट जो होते हैं वो इंसान की एक सही डायरेक्शन, दिशा और दशा तय करते हैं। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखकर आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी आप लोगों को हमेशा कुछ नया सिखाती रहेगी। तो काफी कुछ नया जानेंगे। सोच तो रहा था मैं सब कुछ आज फिर यूक्रेन के बारे में रहेगा, पर आज कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि यूक्रेन के बारे में भी 2 आर्टिकल हैं यहाँ पर, यूक्रेन और रशिया के बारे में, इनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जेल रिफॉर्म के बारे में कुछ हम लोग बातें करेंगे, जिसके बेस पर कई सारी बातें आप लोग जान पाओगे। तो समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ में जो साइड में जो आर्टिकल देखने को मिलेगा ये बेसिकली अभी आईपीसीसी के द्वारा कमेंट किया गया उसके बारे में आर्टिकल है। तो बहुत ही उम्दा आर्टिकल है। वो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और जिसको बोलते हैं वेट बल्ब। तो ये क्या है वेट बल्ब, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसी के साथ में सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। वैसे आर्टिकल हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, लेकिन ड्रेस कोड हमारे देश में किस तरीके से पहले से चला हुआ आ रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक अच्छा आर्टिकल है ये। आर्टिकल जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, आप लोग बात कर सकते हैं इस आर्टिकल में, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर की पॉलिटिक्स बताई गई है, पर थोड़ा सा हटकर हम लोग कुछ देख सकते हैं। तो एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे तो ये बेसिकली बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की लोकल पॉलिटिक्स है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक यहाँ पर, और बाकी तो ये सब इलेक्शन चल रहे हैं उसके मुद्दे हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट की जा रही है जो आज का फ्रंट पेज जो आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर बेसिकली यूक्रेन के बारे में न्यूज है, पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है आप लोगों के लिए जो कि आंसर राइटिंग में आप लोगों को हेल्प करेगी, और आप लोग इसको एथिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मेंस या फिर ऐसे के अंदर भी, या फिर इसके ऊपर भी आप लोगों का निबंध पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है बोला जा रहा है द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी कि जो आप लोग सोचते हो आप लोग वैसे ही बन जाते हो। आप लोगों ने सुना भी होगा हजारों साल पहले भगवत गीता में बोला गया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो जैसा आप लोग दुनिया को देखते हो वैसे ही दुनिया आप लोग को दिखाई देती है। तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है, तो अपनी दृष्टि को हमेशा अच्छी रखो, आप लोग को दुनिया भी अच्छी दिखाई देगी, है कि नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं और ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन जाएंगे। इसके बारे में मैंने अभी आप लोग से डिस्कस भी किया था।
ये यहाँ पर पूरा एक आर्टिकल, ठीक है। बात की जा रही है एनुअल फ्रंटियर जो रिपोर्ट, जिसका नाम है यहाँ पर नॉइस ब्लेसेस और इसी के साथ में मिसमैच, ये किसके द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया था। तो बात की जा रही है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आर्टिकल 21 जो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 21A, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया था, ये आप लोग को बताना है। 76th अमेंडमेंट 1976, 86th अमेंडमेंट 2002, 92 अमेंडमेंट 2003 और 100th अमेंडमेंट 2015। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ABCFD, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन सही आंसर देते हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन के आंसर सबके मैं बताऊंगा, तो पेशेंस के साथ में आंसर दीजिए। येलो जो रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, हनी, जूट, एडिबल ऑयल या फिर कॉटन। तो सही आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो 3 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है और फिर इसके बारे में हम लोग चीजें आगे देखेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स मैं आप लोगों को दे देता हूं यहाँ पर, ये किसके बारे में है, ये है फिलहाल के टाइम पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी ज्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया रशिया के द्वारा। सबसे पहले यूक्रेन को एक बार मैप में देखिए लोकेटेड कहां पर है, यहाँ पर एग्जैक्ट यूक्रेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर यूक्रेन आप लोगों के सामने लोकेशन है। तो रशिया के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया इसके ऊपर, जिसके चलते लगभग हफ्ता भर हो गया है, कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। तो आसपास वाले रीजन में काफी ज्यादा आज के डेट में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो चुका है। रिफ्यूजी शब्द का भाई बारे में आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। रिफ्यूजी मतलब क्या होता है, जब लोग जो है किसी रीजन की वजह से, खासकर आप लोगों ने सुना होगा कहीं पर लड़ाई हो गई है, ठीक है, कहीं पर भुखमरी हो गई है, कोई और रीजन की वजह से उस रीजन को छोड़कर किसी और रीजन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो शब्द यहाँ पर रिफ्यूजी यूज किया जाता है, एक होता है क्लाइमेटिक रिफ्यूजी, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से लोग अपनी जगह को छोड़कर चल जाएं, तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी होता है। उसके बारे में एक एडिटोरियल है, तब तक पेशेंस बनाकर रखिए, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल ये बोला जा रहा है कि लगभग 6 दिन यहाँ पर हो चुके हैं लड़ाई को चलते हुए, तो लगभग 6.7 लाख जो रिफ्यूजी हैं ये आज की डेट में अलग अलग रीजन में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जिसके चलते जो यहाँ पर यूएन के द्वारा यहाँ पर ये डेटा सामने रखा गया। और काफी बड़ी बात है यहाँ पर, ये इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की जान भी जा रही है, पर लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये माना जा रहा है कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करेंगे, रसिया और यूक्रेन जो है दोनों अपने आप में अपनी जगह अड़ गए हैं। हालांकि जो पुतिन साहब है उनके द्वारा सोचा नहीं गया था कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब यहाँ पर होने वाली है, पर लेकिन कंडीशन जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, जिसके चलते सिचुएशन जो है और ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। तो जो पड़ोसी देश है, जैसे पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, मोल्दोव हो गया, रोमानिया हो गया, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है वो अपनी जान बचा कर जा रहे हैं। तो लगभग 7 लाख के करीब जो यूक्रेनियन है वो अपना देश छोड़कर यहां से भाग चुके हैं, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। हमारे देश के कई सारे जो बच्चे हैं यहां से निकाले गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन गंगा के बारे में, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए कल को, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर इतने सारे बच्चों को यहाँ पर निकाला गया, ठीक है, तो यहाँ पर आसान नहीं था। आप लोग इसको वैसे बोल सकते हो कि हाँ निकाल लिया चलो ठीक है, ऐसा नहीं था कि वहां पर हम लोग बैठे हुए थे, वहां पर हमारी सारी फौज थी, हम लोगों ने जाकर बच्चों को निकाल लिया। तो ये बहुत टफ था, यहाँ पर चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है, कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उस टाइम पर अपने देश के लोगों को वहां से निकालना, तो ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इसीलिए हमारे देश में ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार है ऑपरेशन गंगा। वंदे भारत ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वंदे भारत जो ऑपरेशन चलाया था हम लोगों ने, कई सारे जो लोग थे यहाँ पर कोविड-19 के पेंडेमिक में अलग अलग देश से हम लोग अपने लोगों को लेकर आए थे। तो उसमें ये माना जाता है कि लगभग 60 लाख के करीब इंडियन जो थे वो हम लोग अपने देश में लेकर आए थे, ठीक है, कोविड-19 के चलते। तो ये आप लोगों ने देखा। इसी के साथ में जो ऑपरेशन समुद्र चलाया गया था, समुद्र सेतु, ठीक है, तो वो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। याद रखिएगा दोनों ऑपरेशन को डिफरेंट तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था जो एक तरीके से वंदे भारत है, तो इंडियन सिटीजन को अपने देश में लेकर आया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया, ठीक है, अलग से, ताकि यहाँ पर अपने देश में लोगों को लेकर आया जा सके। तो इंडियन नेवी के द्वारा अपना अलग से नाम दिया गया था उसका। तो कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। अगर पास्ट में आप लोग बात करें, ऑपरेशन राहत यमन के अंदर चलाया गया था, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूं। अगर आप लोग यमन यहाँ पर मैप में देखेंगे तो यहां से अपनी कंट्री के लोगों को निकाला गया था जब सऊदी अरेबिया के द्वारा यमन के ऊपर अटैक किया गया था।
तो यहाँ से लगभग 5 से 6 हजार लोगों को, इंडियन को निकाला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था हमारे देश के द्वारा, बेसिकली नेपाल के अंदर जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वहां से अपने लोगों को निकाला गया था, काफी हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी नेपाल को भी, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा काफी यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, और हमने उस टाइम पर अपने देश के साथ साथ में यूके, यूएसए और जर्मनी के लोगों को भी वहां पर निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसी के साथ में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग यहाँ पर ये चलाया गया था लीबिया के अंदर में। ठीक है, जब यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है कि टाइम टू टाइम आप लोग नॉर्मली एक चीज देख सकते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन खराब होती है ना, तो हमारी कंट्री के द्वारा अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कंट्री में काम किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटती है अपने देश के लोगों को लेकर आने में। ठीक है, तो लीबिया आप लोगों को यहाँ पर अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, अपने लोगों को निकाला गया था, काफी लार्ज स्केल पर लगभग 15 से 16 हजार लोगों को यहाँ से निकाला गया था। ऑपरेशन सुकून यहाँ पर चलाया गया था बेरूत के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पाएंगे, बेरूत को भी एक बार मैप में दिखा देता हूँ, थोड़ी सी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर इजराइल के पास में। थोड़ा सा जब आप लोग इसको जूम करके देखेंगे, एक मिनट, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो बेरूत हो गया कंट्री ने, मतलब कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी लेबनान की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, छोटी छोटी ये बातें हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2006 में ऑपरेशन सुकून इसका नाम दिया गया। और एयरलिफ्ट तो आप लोगों को पता ही है, अक्षय कुमार का, जो कि कुवैत के अंदर यहाँ पर मूवी भी आप लोगों ने देखने को मिली। अक्षय कुमार का ऑपरेशन नहीं था, बेसिकली यहाँ पर ये ऑपरेशन तो इंडियन गवर्नमेंट का था, पर लेकिन वहां पर अपनी कंट्री के लोगों को यहाँ पर निकाला गया था। ठीक है, तो कुवैत आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों के सामने कुवैत है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन पास्ट में चलाए गए जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कल को मैच करने के लिए अगर आ जाए तो पूछा जा सकता है। तो इसी बहाने से आप लोग कई सारे मैप बेस्ड एरिया भी यहाँ पर कवर हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो ये राहुल गुप्ता है, ये बेसिकली एमबीबीएस के स्टूडेंट थे यूक्रेन से, जिनको वापस लेकर आया गया। तो कई सारे लोगों को हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के कई सारे जो नेता हैं उनको यहाँ पर भी पोस्ट किया गया आसपास वाले रीजन में, ताकि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि देखिए यहाँ पर तो अंदर जाने जा सकता है, तो कोशिश ये की जा रही है कि जैसे यहाँ पर मोल्दोवा तक या फिर रोमानिया तक या फिर हंगरी तक या स्लोवाकिया तक अपनी कंट्री के लोगों को पहुंचाया जाए, और फिर वहां से हम लोग निकाल कर इनको लेकर आए। तो इस तरीके से ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी एक काफी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली कि इंडियन स्टूडेंट जो है उनकी जान चली गई यहाँ पर। तो ये पूरे दिन काफी आप लोगों ने देखा होगा, देश के अंदर में कई सारी बातें यहाँ पर की गई कि किस तरीके से जो अटैक यहाँ पर अभी किया जा रहा है, उसमें हमारे देश का नागरिक की अगर जान जा रही है, तो ये आने वाले टाइम पे हम लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पर्सन थे, इनका नाम था नवीन, जिनकी अभी यहाँ पर जान गई है। तो हमारे देश में काफी ज्यादा रोष यहाँ पर देखने को मिला, और इसी के साथ में खार्किव पर भी अटैक किया गया यहाँ पर, यानी कि अलग अलग एरिया पर रसिया फोर्स अटैक कर रही है। अभी ये माना जा रहा है काफी बड़ा जत्था जो है वो रसिया का एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के अंदर में, खासकर कंट्रोल करने के लिए चीजों को। तो आने वाले टाइम पे सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब होती नजर यहाँ पर आ रही है। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि कंडीशन कैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई, बाकी एडिटोरियल देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट कुछ और बातें होंगी वो हम लोग न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पे देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो कई डायमेंशन से आप लोग उसको समझ पाएंगे आखिर इंपॉर्टेंस उस आर्टिकल की क्या है। ठीक है, पुराने टाइम से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग अपने आप के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। और देखिए, कोई भी आर्टिकल अगर आप लोग को बताया जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये कल्चर और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। क्या क्या बातें हैं पहले समझते हैं। आर्टिकल जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, जब यहाँ पर की स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करेंगे अपने देश में कल्चर के बारे में, तो हमारे देश में प्रॉपर एक एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, खासकर किसके बारे में, पहनावे के बारे में। तो बोला जाता है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड जो बुक थी, फिर उनको रिवाइज किया गया, जो स्टैंडर्ड 9 की जो बुक थी एनसीईआरटी, और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर एक जो चैप्टर था ड्रेसेस से रिलेटेड। ठीक है, कि किस तरीके की हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, हमारे जो हीरोज जो थे उनके क्लोथ्स कैसे हुआ करते थे, यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो एक तरीके से पास टाइम में क्या क्या ड्रेस हम लोग पहला करते थे। तो ट्रेडिशनल ड्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग अलग अलग रीजन में अगर जाओगे, पंजाब में अलग देखने को मिलेगी आप लोगों को, इसी तरीके से अगर जाओगे तो आप लोगों को तमिलनाडु में अलग देखने को मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में आप लोगों को ड्रेस सेटअप अलग नजर आएगा। और अगर रेगुलर भी ड्रेस एक जैसी नहीं पहनते हैं तो आप लोग कम से कम ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी कि जब आप लोग कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पर चीजें आप लोगों को थोड़ी सी अलग नजर आएगी। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। अगर बात करें, यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि गांधी जी जो थे वो स्टार्टिंग में वेस्टर्न ड्रेस पहना करते थे, पर लेकिन बाद में आगे चलकर इनके द्वारा अपनी कंट्री का जो ड्रेस कोड है वो फॉलो किया गया। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कुछ ऐसा ड्रेसअप इनका रहता था, या फिर बॉडी पर इनकी कपड़ा नहीं रहता था। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर गांधी जी के बारे में। तो इसी के चलते आप लोग देखते हैं यहाँ पर
यहाँ पर ये जिन्ना साहब और गांधी जी हैं, इनकी ड्रेस आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, क्या ड्रेसअप सेटअप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, जो आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करेगी, और ये है यहाँ पर त्रिवनकोर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोग जाएंगे, आज तो राज्य आप लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, और उस टाइम पर यहाँ पर अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई। ठीक है, तो मद्रास जो था वो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं फैला हुआ था काफी लंबे एरिया में। त्रिवनकोर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो खासकर केरला वाला रीजन है आज के में, ऊपर कोचिन हो गया, यहाँ पर मेहे जो फ्रांस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो ये अलग अलग टेरिटरीज थी। तो त्रिवनकोर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी बात बताऊंगा। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यहाँ पर जिसने काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर जाकर सर्च करेंगे तो ब्रेस्ट क्लोथ्स डिस्टर्बेंस के बारे में आप लोग जाकर देखेगा, आप लोग इसको समझ पाएंगे। बेसिकली था कि यहाँ पर जो एक लोअर कास्ट की जो महिला हुआ करती थी, उनको यहाँ पर कपड़े पहनने से रोका जाता था, यानी कि उनका जो एक तरीके से जो ब्रेस्ट है, जिसे बच्चे जो है बेसिकली आज के में जो स्तनपान कराने की एक तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक तरीके से माँ के दूध के ऊपर जिंदा रहते हैं, तो यहाँ पर इंसल्ट के तरीके से उनको रखने की कोशिश की जाती थी कि नीची कास्ट की जो औरतें हैं उनको बेसिकली क्या रहता था, यहाँ पर उनको अपनी जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर कपड़ा नहीं ढकना होता था, खासकर अपर कास्ट के सामने उनको ऐसे ही रहना पड़ता था। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। पर लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर कपड़ा ढक लिया तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उसको कुछ न किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसके साथ में हरकतें की जाएंगी। तो ये काम था इनके, एक कास्ट का डिवीजन काफी बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता था। तो ये जो सारी हरकतें देखने को मिलती थी यहाँ पर, ये त्रिवनकोर के अंदर यहाँ पर काफी सारी ऐसी सिचुएशन निकल कर आई थी, जिसके चलते यहाँ पर एक रिफॉर्म भी लेकर आया गया आगे चलकर 1822 में। ये सारी कोकोनट जो कम्युनिटी हुआ करती थी, कोकोनट के लिए काम किया करती थी। तो यहाँ पर एक वुमेन थी, उसके द्वारा अपना जो है बदन पर कपड़ा डाला और उसके द्वारा मना कर दिया गया कि वो यहाँ पर कपड़ा नहीं हटाएगी। फिर उसके घर पर बेसिकली पहुंचे लोग, और उसके चलते वहां पर वही सब चीजें जो उनको मतलब टैक्स वगैरह लगाना और ऊपर से इंसल्ट करना, वो सब चीजें थी यहाँ पर। तो उसके द्वारा जब टैक्स की बात की गई कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, अपनी ब्रेस्ट काटकर वो वहां पर एक प्लेट में रखकर उनके सामने पकड़ा दी। तो ये इतनी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली इस कम्युनिटी के द्वारा। तो पूरी कम्युनिटी में काफी ज्यादा रोष फैल गए यहाँ पर, और सारी जो एक तरीके से कम्युनिटी थी उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर यहाँ पर मूवमेंट चले। और उसके बाद में फिर यहाँ पर बोला गया कि क्लोथ जो है वो उनके द्वारा अपना ऊपर का पार्ट जो है वो ढका जा सकता है। ऐसी ऐसी भी यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली थी। आप में से एक ऐसे भी फैमिली मेंबर के द्वारा ये बेसिकली वीडियो भी मुझे शेयर की गई थी, अभी मुझे शायद मतलब पड़ी होगी शायद जीमेल पे, तो पता नहीं, पर हाँ अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा उसको टेलीग्राम के ऊपर में। आप लोग देखिएगा, उसमें ये दिखाया गया कि पुराने टाइम पर कितना ज्यादा भेदभाव हुआ करता था अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर में। आप लोगों को इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया भी था अभी कुछ दिनों पहले। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में, अगर आप लोग थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर में जाओगे तो डिवीजन रहता था सोसाइटी के अंदर, कास्ट के अंदर में, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण अलग हुआ करते थे, क्षत्रिय, जिसे मैंने बोला बकवास सिस्टम मैंने बोला था, जिसमें ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता था। तो काफी बड़ा डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिलता था। तो उसकी वजह से सिचुएशन निकल कर आती थी। तो बोला यह गया कि पुराने टाइम पर अगर आप लोग अंग्रेजों को भी देखोगे ना, तो अंग्रेज भी स्टार्टिंग में जब हमारे देश में आया करते थे, और अगर वो यहाँ पर किसी बेसिकली मुगल सम्राट के दरबार में आते थे, तो अपने जूते चप्पले बाहर निकाल के आते थे, हमारा पैटर्न फॉलो किया करते थे, हमारे यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं वो पैटर्न को लेकर चला करते थे। पर लेकिन आगे चलकर उन्होंने क्या किया, अपने कोर्ट के अंदर में जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती चली गई, इवन इंडियन ड्रेस को भी अलाउ करना बंद कर दिया। तो पूरा पैटर्न अगर लोगों को पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भी काफी बड़ा एक मूवमेंट चलाया गया ड्रेस को लेकर। तो गांधी जी के द्वारा पहले कैसे ड्रेस पहनी गई और बाद में उन्होंने कैसे ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दी, ये सारी हमारी हिस्ट्री का पार्ट हुआ करती थी, ड्रेस के बारे में जो बताया जा सकता था। तो बोला गया कि अगर हम लोग आज की डेट में उस ड्रेस के पैटर्न को ही हम लोगों ने हटा दिया, तो आने वाली जनरेशन कैसे समझेगी इन सब चीजों के बारे में, आने वाली जनरेशन कैसे चलेगी, ड्रेस के नाम पर लोगों के द्वारा मूवमेंट चलाए गए हैं इस तरीके के, तो उनको कैसे समझेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर इसके अंदर बताई गई है। और ये सारी बातें क्यों बताई गई है, क्योंकि हमारे देश में अभी एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली, जिसको हम लोगों ने हिजाब कंट्रोवर्सी बोला। उसके बेस पर यहाँ पर कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आए। तो हालांकि अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है हिजाब को लेकर, बुर्का को लेकर या फिर पर्दे को लेकर। फ्रांस, बेल्जियम, चाइना, इसी के साथ में सीरिया, यहाँ पर टूनिशिया, तुर्की, ये भी ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पर स्कार्फ वगैरह इन सब चीजों पर बैन लगा कर रखती है। इवन कनाडा के द्वारा भी यहाँ पर इस चीज को अटेम्प्ट किया गया था। तो नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए
तो ये बहुत बड़ा इशू है आज के डेट में, जिसको धर्म के साथ में कनेक्ट कर हम लोग देखते हैं, और इसकी वजह से सोसाइटी में फिर काफी ज्यादा रोष फैलता हुआ आप लोग को नजर आता है। तो ये जरूरी है कि इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को बेसिक चीजें तो कम से कम पता होना चाहिए। कल को अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ पर आप लोग उसको कैसे लेकर चलोगे, तो ये बेसिक बात है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए यहाँ पर आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आर्टिकल 25 देखने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, अपने धर्म को कैसे लेकर चलना है, उसका प्रचार प्रसार आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, पर लेकिन इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है। जैसे अभी क्या रखा है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कि जब तक डिसीजन फाइनल नहीं आता है आप लोग हिजाब वगैरह या फिर कोई भी ऐसा जो सिस्टम है वो यूज नहीं करोगे। तो उसके चलते यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात की जाती है। और आप लोगों को पता है जब आप लोगों संविधान के अंदर जाओगे 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भाई साहब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर में है। तो सेंटर और जो स्टेट है यहाँ पर अगर बात करें तो स्टेट को बोला गया कि तुम्हारी पुलिस है, अलग अलग राज्यों को पुलिस दे रखी है, तो आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे देश से बन गया। इवन कई सारे केस भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताए थे जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में ये भी बोला गया था कि आप लोग जो तांडव वगैरह परफॉर्म करते हैं उसको बोला गया था कि ये पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट नहीं है, तो आप लोग इसको पर्सनल प्राइवेट स्पेस में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि पब्लिक पर। तो पब्लिक पर परफॉर्म करने से इसको मना कर दिया और बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था। इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर निकल कर आया, तांडव के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पर हेयर कट के बारे में बेसिकली बात देखने को मिली थी। तो ये जो हेयर कट के बारे में केस था ये आर्म फोर्स रेगुलेशन के तहत यहाँ पर चीजें देखने को मिली कि एक पर्टिकुलर पर्सन था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का था, वो दाढ़ी कटाने के लिए तैयार नहीं था, पर लेकिन एयरफोर्स के रूल के हिसाब से यहाँ पर वो अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें फ्रीडम के बारे में, तो देखिए कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे एयरफोर्स हो गया, तो वहां पर सब एक जैसे रहेंगे, वहां पर उनका ड्रेस कोड एक जैसा रहेगा, उनकी जूते एक जैसे रहेंगे, ठीक है। तो बाल कटिंग वगैरह भी उनके देखने को मिलेगी, कोई ऐसा नहीं कि वहां पर एक तरीके से अपने डिफरेंट कुछ रख सकता है ताकि वहां पर डिफरेंस ना दिखाई दे। और कई बार कई सारे कंसर्न होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न और भी सारी बातें, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये स्टेप उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये मुद्दे यहाँ पर आप लोगों के सामने जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। इवन केरला के अंदर 2 केस भी मैंने आप लोगों को बताए थे यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है अमन बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा फातिमा तासमीन वर्सेस यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला। तो ये 2 ऐसे केस हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं एग्जाम के अंदर में। यहाँ पर बेसिकली अलग अलग तरीके से बोला गया। देखिए सीबीएसई के द्वारा जब यहाँ पर केस है तो सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर जो सीबीएसई के जो रूल को फॉलो करने की बात की गई। देखिए आज के डेट में जैसे मैं बोलूं मेरा फंडामेंटल राइट है, मान लीजिए मुझे पगड़ी पहननी है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है कि हाँ मैं पगड़ी पहन सकता हूं। पर लेकिन अगर मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूं तो इंस्टीट्यूशन का भी एक फंडामेंटल राइट है ना कि इंस्टीट्यूशन जो है उसको सब सारे स्टूडेंट जो है एक जैसे होने चाहिए, ताकि वहां पर एक तरीके से ड्रेस कोड जो इंप्लीमेंट किया गया उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये मुद्दा निकल कर आता है, तो किसको कितना रिस्ट्रिक्शन लगा जाए, अब ये केस चल रहा है देश के अंदर में, तो जो भी सोल्यूशन आएगा उसके बारे में पता चलेगा। पर ये बेसिक चीजें जो है उनके बारे में आप लोग क्लैरिटी जरूर रखिएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। तो यहाँ पर जो ये आप लोगों को बताया है, यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां पर देख लेना। डेली 2 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डाले जाते हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है, जिसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से देख सको। यहाँ पर कल भी मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि आप लोग रेगुलर क्वेश्चन लिखोगे तो काफी कुछ जानने को मिलेगा। आधा घंटा निकाल सकते हैं, बाकी प्रीलिम्स पर पूरा फोकस रखिए अपना, साथ में क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, और इसी के साथ में एसएलवी पीडिया। तो 3 टेलीग्राम ग्रुप है जिनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो इसके साथ में ये आर्टिकल है कंप्लीट, बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ, फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, अगर आप लोगों को लगता है कि चीजें जो हैं वो आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हो। डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हो, जी हाँ, आप लोगों को नहीं दिखेगा, पर लेकिन मुझ तक वो डिसलाइक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखाया गया, बेसिकली यूट्यूब के द्वारा जो क्रिएटर है उस तक वो दिख जाते हैं। इनके जो भी वीडियो डिसलाइक करते हैं तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों के द्वारा डिसलाइक किया गया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कमेंट कर बता सकते हैं आर्टिकल के बारे में कि आप लोगों को कैसा लगा, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बेसिकली प्रिजन रिफॉर्म के बारे में है। तो जुडिशरी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर बात करें
तो हमारी कंट्री में कई सारे आप लोगों को केसेस देखने को मिलेंगे जब हम लोग बात करते हैं प्रिजन के बारे में, यानी कि जेल के बारे में। इसके चलते हमारी कंट्री में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है, तो उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूंगा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्यों है ये न्यूज में, पहले आप लोगों को वो बता देते हैं। अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही है उसके बारे में समझ लेते हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। देखिए कोविड-19 के टाइम पर ना काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे जेल में बंद थे, और यहाँ पर खासकर उनकी जो हियरिंग थी वो सस्पेंड कर दी गई। तो इसके चलते जो जेल की कंडीशन है वो भी थोड़ी समझने वाली थी, पर लेकिन रियलिटी में उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। हालांकि बात करें तो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यार जेल में जो भी है उनको वहां से रिलीज करो, बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिली, पर लेकिन रियलिटी में प्रॉपर सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया। और आज से बहुत सारी कमेटी के भी नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिजन रिफॉर्म के बारे में जो बनाई गई है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। पहले अगर बात करें जेल में जो रिफॉर्म के बारे में, तो कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया और आर्टिकल 22 हो गया। ये लोगों के अधिकार हैं, और ये सारे के सारे आर्टिकल पार्ट 3 के हैं, जो कि आप लोगों को फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आर्टिकल 21 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये सारे जितने भी आर्टिकल मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, पॉलिटी के अंदर अलग अलग चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं डिटेल में। तो पॉलिटी बाय वीर में जाकर फंडामेंटल आर्टिकल में आप लोग जाकर लेक्चर को देखिएगा, डिटेल में इनके ऊपर कई सारी चीजें कवर कर रखी है। तो अगर जेल के अंदर रिफॉर्म लेकर आने तो प्रॉपर यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। इसी के साथ में बात करें आर्टिकल 39A, ये फेयर जस्टिस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आर्टिकल अगर आप लोग बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट जिनको आप लोग बोलते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। बाकी अगर पार्ट 4 के अंदर जाएंगे आप लोग, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 है, तो आर्टिकल 51 तक 36 से लेके एक आर्टिकल आर्टिकल 39, तो फेयर एंड जस्टिस के बारे में बात करते हैं, अगर जेल के अंदर जो लोग बंद हैं उनके बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाता है, वो है अगर जेल में रिफॉर्म के बारे में आप लोग बात करते हैं, तो ये स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, यानी कि संविधान में जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं, तो 3 लिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में यानी कि राज्य की सूची में आप लोग को ये देखने को मिलेगा, यानी कि जिस भी जेल को जिस भी तरीके से रखना है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ करनी है या फिर उनको खाली रखना है, तो ये सारा जो दारोमदार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये किसके हाथ में रहता है, ये रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो अलग अलग राज्य की अलग अलग जेल रहती है, तो इसलिए यहाँ पर स्टेट को फोकस करना होता है कि कैसे उसको लेकर चलना है। तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, वो टाइम टू टाइम बताती रहती है कि कैसे कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलना चाहिए, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, जो कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रिजन्स। तो यहाँ पर इसके बारे में जो बात की जाती है, वो किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये नोट डाउन कर लिया करो, वैसे कई बार बताता रहता हूं इनको मैं, पर फिर भी आप लोग इनको अगर लिख लोगे एक बार तो लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से रखोगे ना तो आप लोग क्वेश्चन को आंसर दे दोगे, ठीक है। ये सारा स्टैटिक पोर्शन है जो मैं आप लोगों को बैकग्राउंड का बता रहा हूं, ओके। अगर बात करते हैं यहाँ पर जेल के अंदर में जितनी संख्या होनी चाहिए, उसका 118 गुना संख्या अभी हमारे देश में देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से बेइंतहा लोग जो है वो जेल के अंदर भरे हुए हैं। लगभग 18 लाख के करीब आज के डेट में लोग जो है वो जेल के अंदर हैं। कई सारी छोटी छोटी कंट्री होती हैं, इतनी सारी उनकी सिटीज की पॉपुलेशन होती है जितने हमारे यहाँ लोग जो है वो जेल में बंद है। इसमें से अगर बात करेंगे लगभग 13 लाख के करीब, यानी कि लगभग 70% मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं 69%, ठीक है, जो कि आज की डेट में ये ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसके चलते अंडर ट्रायल का मतलब क्या रहता है, यानी कि अब तक उनका केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो अब तक जेल में डाल दिए गए ले जाकर, किसी और बेस पर उनके ऊपर यहाँ पर चार्ज लग गया है, पर लेकिन अब तक वहां पर उनका केस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अंडर ट्रायल की वजह से जो चीजें भरी रहती हैं, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और पैसा ऐसा नहीं कि पैसा कम यहाँ पर रहता है। अगर बात करें 6,818 करोड़ रुपए यहाँ पर एक ह्यूज बजट यहाँ पर देता है, पर लेकिन उसको प्रॉपर वे में कहीं सही तरीके से खर्च भी नहीं किया जाता है। उसमें करप्शन वगैरह आप लोग कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। और ओवर क्राउडिंग प्रिजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि जहां पर 10 लोगों के रहने की जगह वहां पर 50 लोगों को ठूस देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक इंसान था बेसिकली, नहीं एक तरीके से इसे मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं कई सारे गांव में, तो कुछ दिनों के लिए उसको कुछ रीजन की वजह से जेल में जाना पड़ गया। तो यहाँ पर उसके द्वारा जो सिचुएशन बताई गई, कह रहा है कि यार मतलब एक बार को सजा मिल जाए समझ में आता है इंसान को, पर लेकिन जेल की जो हालत है ना वहां पर, मतलब ऐसा लगता है कि बस नर्क में आ गई। तो यानी कि वो वाली कंडीशन है। और कई बार फेक चार्जेस कई सारे लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जेल से तो तौबा तौबा, ऐसी बातें यहाँ पर बोली, यानी कि सजा मिले तो वो तो बात की बात है, उससे पहले कंडीशन यहाँ पर खराब होती है, आप लोग को नजर आएगी।
इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी और बातें हैं। एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी, पैनल था, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो 2018 में यहाँ पर ये पैनल बनाया गया कि जेल के अंदर हम लोग को रिफॉर्म लेकर आना चाहिए, जेल की कैसी खस्ता हालत है उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई, जिसमें आप लोग मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग है, यानी कि जेल में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं, पर लेकिन अंडर स्टाफ है, तो यानी कि स्टाफ काफी कम है, तो स्टाफ थोड़ा सा आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन अगर आप लोगों को दूंगा तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स राइट यूज कर सकते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत निकल कर आती है, यानी कि एक तरीके से बहुत ही बुरी कंडीशन जेल के अंदर रहती है। लगता नहीं है कि इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट किया जाता है। इवन जो मालवीय टाइप के लोग हैं विदेशों में पड़े हुए हैं, उनको कई बार ये बोलकर भी यहाँ पर उनको इंडिया के अंदर अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी कंट्री की जेल की हालत बड़ी ही बुरी है, ठीक है। फ्री फोन कॉल के बारे में बात की जाती है, फैमिली से कम यहाँ पर की जा सकती है। जो नया इंसान जेल के अंदर आता है फर्स्ट वीक में कम से कम, ताकि एक तरीके से इंसान आता है तो उसको लगता है पता नहीं कहां गया, ताकि एक नॉर्मल माहौल बना रह सके, ठीक है। फिजिकल एक तरीके से बात करें, प्रोड्यूक्शन जब उनको जो फिजिकली उनको प्रोड्यूस करना होता है जज के सामने, तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि बार बार लोगों को जेल में लेकर जाना और वहां पर फिर जज के सामने लेकर जाना, तो काफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट और इसी के साथ में गार्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना इसका ट्रायल जो है हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो इससे काफी ज्यादा सॉल्यूशन रहेगा, काफी ज्यादा फायदा निकल कर आएगा, ताकि यहाँ पर जो पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं बेचारे, और यहाँ पर इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बार बार कैदियों को भी इधर उधर ले जाना पड़ता है, तो सिक्योरिटी का भी कंसर्न बन जाता है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, मूवीज में भी दिखाया था और रियलिटी में भी, कि जो एक तरीके से कोर्ट के आसपास में वहां पर गोलियां चल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ में बोला गया था एटलीस्ट 1 लॉयर होना चाहिए 30 लोगों के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बोला गया मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, कैंटीन वगैरह की, ताकि लोग जो है थोड़ा सा सही तरीके चीजों को लेकर चल सके। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में इनके द्वारा बात की गई, ताकि केसेस को जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर डील किया जा सके। और इसी के साथ में कुछ ऐसी भी बातें की गई थी कि जैसे कि योगा वगैरह भी वहां पर कराया जाए लोगों को, ठीक है, क्योंकि वहां पर रिफॉर्म की तरीके से लेकर जाना है, ना कि सजा देकर आप लोगों को उनको इस तरीके से रखना है। क्योंकि यूएन के द्वारा भी जब कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके द्वारा भी यहाँ पर ये बातें इस तरीके से की जाती है कि हम लोग को चीजों को किस तरीके से नॉर्मल करके चलना है। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में एक कानून के बारे में आप लोग याद रखते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिजनर एक्ट 1894, ठीक है। 1894 का ये कानून है हमारे देश में, जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं, यहाँ पर स्टेट का सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, किसके अंदर आता है, इसी के साथ में ये रिपोर्ट जो के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और कोविड-19 के टाइम पर बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रहा, जो आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, ठीक है। तो इसके चलते क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी एक उम्दा आर्टिकल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है बेसिकली आईपीसीसी के बारे में, ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलर हमारी कंट्री से रिलेटेड अभी यहाँ पर बातें करेंगे कि इंडिया को जो वार्निंग अभी यहाँ पर दी गई है आईपीसीसी के द्वारा, तो इंडिया को भी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमको वार्निंग नहीं मिली है, वार्निंग तो सबको मिली है, तो फोकस देकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये 5 प्रिंसिपल बताना चाहूंगा, जो कि आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इनको लेकर। ये है बेसिकली हमारे द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो पार्टिसिपेट किया गया, वहां पर हमारे देश के द्वारा यहाँ पर ये टारगेट रखे गए कि 2070 तक हम लोग को क्या करने हैं, नेट जीरो एमिशन होना चाहिए। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कार्बन एमिट ही नहीं करेंगे। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम लोग बेसिकली एक तरीके से सब्ज्यूम कर लेंगे, ये है बेसिकली, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा 2070 तक का है। इसी के साथ में टोटल अगर बात करें कार्बन एमिशन जो है, वो हम लोग यहाँ पर आज की डेट में उसको बेसिकली 2030 तक का यहाँ पर एक तरीके से 1 बिलियन टन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 50% जो हमारी कंट्री में एनर्जी है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, इनके जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उनका यूज करेंगे। तो ये भी टारगेट रखा गया। तो ये 5 कस्में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा खाई गई, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती इनको खुआई गई, तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो रिड्यूस किया जाने की बात की जा रही है कार्बन इंटेंसिटी, तो 45% यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा 2030 तक का। और यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी 450 गीगावाट थी पहले 2030 तक का, अब इसको बढ़ाकर 500 गीगावाट यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है, 2030 तक का। तो ये भी 5 जो कॉन्सेप्ट है इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो काफी बेसिक सी चीजें हैं। आंसर राइटिंग भी अगर कहीं करना हो या फिर प्रीलिम्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग का बन रहा हो, तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोग याद जरूर रखिएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो थी वो ग्लासगो में हुई थी, तो वहां से सारी चीजें निकल कर आई, ठीक है। अगर बात करें अभी ग्लोबल जो काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, टर्मोइल होता है
बहुत ही एक तरीके से नहीं कहते कि ऐसी कंडीशन जहां पर सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसी जगह यहां पर खड़े हुए हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी गई और बोला गया कि लार्जेस्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब एक तरीका संघ होता है साइंटिस्ट का, कंसोर्टियम शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो कंसोर्टियम बोल देते हैं बेसिकली। तो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, वो एनालाइज करते हैं कि प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है और कैसे इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है, वो सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम पर अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन सकती है अगर नेक्स्ट डेकेड मतलब एक दशक के अंदर अगर आने वाले टाइम में, तो यहां पर नेक्स्ट 2 डेकेड के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यहां पर बढ़ गया तो ये इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल मतलब इसको हम लोग बैक नहीं कर सकते, जो सिचुएशन खराब होगी तो हो गई। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, एक इंसान है, उसने अपनी बॉडी बर्बाद कर लिया, अपनी बॉडी पर दुनिया भर का वेट पुट ऑन कर लिया, अब वो पतला ही नहीं हो सकता क्योंकि उसके बस की बात नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन यहां पर होगी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर बात करें वेदर और क्लाइमेट के बारे में, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेहनत करेगा तो इंसान जो है आराम से अपनी जो बॉडी का वेट कम कर सकता है। इसको आप लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करें ना, इंसान हल्का हल्का सा भी अगर डेली करे एक एक स्टेप, ठीक है, तो चीजें कवर हो जाती हैं। पर लेकिन वही है कि आदतें जो हैं वो अक्सर इंसान को हरा देती हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। मॉर्निंग में डेली हराती है इंसान को, उठने का मन करता है जल्दी पर लेकिन उठ नहीं पाता है, ठीक है, तो डेली एक बार तो मॉर्निंग में आप लोग हार जाते हैं अपने आप से। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि अपने आप को टाइम पर एक शेड्यूल में लेकर चलो। डिसिप्लिन अगर जिंदगी में आ गया ना तो आधी जिंदगी आप लोग की वैसे ही सुधर जाएगी, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट अगर यहां पर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए तो इरिवर्सिबल हो जाएगा और यहां पर हम लोग उसको सही भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो ग्लासगो में हुई नवंबर के महीने में, तो यहां पर कई सारी बातें बताएगी, पर लेकिन हम लोग को प्रॉपर वे में चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग आज के टाइम में भी जिस तरीके से हम लोगों ने कसमें खाई ना कि यहाँ पर ये चीजें हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे 2070 तक का, चाइना के द्वारा 2060 तक का, यूएसए के द्वारा 2050 तक का, सऊदी अरेबिया के द्वारा 2060 तक का, ये सारी चीजें भी अगर इंप्लीमेंट करें तो भी हम लोग चीजों को प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फिलहाल यहाँ पर एक काफी बड़ी बात बोली जा रही है जो कि एम्फेसिस किया जा रहा है एक रिपोर्ट के बारे में जिसको बोला जा रहा है वेट बल्ब, ठीक है। तो ये एक वेट बल्ब टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर और एक इंडेक्स है जो कि इंपैक्ट डालेगा हीट और ह्यूमिडिटी, जिनको कंबाइन कर दिया जाता है जब दोनों को, हीट और ह्यूमिडिटी को, तो हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये बेसिकली यहां पर ये बताता है। बोलते हैं कि अगर यहां पर ये चीजें बढ़ती रही तो बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक देखा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने नॉर्मली गांव में देखा है, जब जो पानी का जो घड़ा होता है उसके अंदर पानी भरा जाता है तो गर्मियों में उसको रख देते हैं और वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से चीजें इवेपोरेट होती रहती हैं। ऐसी हमारी बॉडी होती है, उसके जब गर्म होती है वो बहुत ज्यादा तो इवेपोरेशन स्टार्ट कर देती है, पसीना निकालना स्टार्ट कर देती है और उस पसीने के निकलने से हमारी बॉडी जो होती है वो ठंडी हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, ये बोला जाता है कि गर्मियों में सूती के सफेद कपड़े आप लोग पहना कीजिए। उससे क्या रहता है, सफेद जो लाइट, जो सफेद कलर रहता है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो हीट कम रहती है और शरीर जो है वो ठंडा रहता है, सूती कपड़ा। पर लेकिन अगर आप लोग ब्लैक पहन लोगे तो आप लोग की जो बॉडी है वो ब्लैक होल बन जाएगी, यानी कि इतना ज्यादा गर्मी आप लोगों को लगेगी कि आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं चिरमिराट बॉडी में, नहीं चिरमिराट उठ गया बॉडी में, तो वाली चीजें। और इतना लार्ज स्केल पर हो सकता है कि हीट स्ट्रोक आ सकता है, एक तरीके से हीट एक तरीके से एग्जॉशन हो सकता है और यहाँ पर कई बार काफी लार्ज रेसेस भी आप लोगों की बॉडी पर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है, बेसिकली बोला जा रहा है कि वेट बल्ब जो टेम्परेचर है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जब हीट और ह्यूमिडिटी जो है वो एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ह्यूमन की हेल्थ पर इंपैक्ट डालने लगे, जो टॉलरेट ना कर पाए उतना हाई टेम्परेचर लगने लगे। तो वेट बल्ब जो है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जब बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी, एक तरीके से जब हम एक लॉन्ग टाइम में जब बॉडी वेट यानी स्वेट प्रोड्यूस करती है, यानी कि हमारा पसीना बॉडी में से निकलता है तो वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो इवेपोरेट होने के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। पर लेकिन जब बॉडी की ये क्षमता जो है उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाए कि यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग यहाँ पर ये चीजें जो है वो कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने घड़े का बात बोली, पता चला घड़े ने पानी ठंडा करना कम कर दिया तो बॉडी जो है वो फट जाएगी भाई साहब। गर्मी की वजह से इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन हो सकती है अगर यही माहौल यहाँ पर बना रहा और इसी को यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली बोला गया। तो इसके चलते हम लोग को थोड़ा चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लखनऊ में, पटना में, इसी के साथ में भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, तो ये वो एरिया है जहां पर ऐसी कंडीशन आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है काफी ह्यूज यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो एक रिस्क क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से सिचुएशन आगे और भी ज्यादा कंडीशन खराब हो सकती है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। ग्लोबल सी लेवल जो है बोला जा रहा है 44 सेंटीमीटर से लेकर 76 सेंटीमीटर तक यहाँ पर आप लोगों को इस सेंचुरी में बढ़ता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर आने वाले टाइम में 5 मीटर तक बोला जा रहा है यहाँ पर 2150 तक का, जो कि काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। और इसके चलते 35 मिलियन जो लोग आज के में आसपास वाले एरिया में बाढ़ की वजह से, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से रिस्क में पड़ सकते हैं।
40-45 से लेकर 50 मिलियन तक जो यहाँ पर एंड ऑफ द सेंचुरी उनको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो इंडिया का आप लोगों को पता है, अपने देश को समझोगे तो हमारा देश भी कोस्टल एरिया है काफी बड़ा, लगभग 7,500 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री, 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल एरिया है। तो ये अगर ये 2 मीटर टेम्परेचर पानी बढ़ गया तो हमारा जो एरिया है वो भी डूबता हुआ नजर आएगा। तो कैसे हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो ये थोड़ा समझने वाला मुद्दा होगा, यानी कि आने वाले टाइम में आसान हमारे लिए भी नहीं होंगी चीजें, तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, और मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, स्क्रीन को रोककर एक बार थोड़ा देख लेना, ये डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में कौन कौन सी कहां पर देखने को मिली, और इंडिया के अंदर देखने को मिली थी 2002 में, जो कि 8वें नंबर की थी, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, और बाकी ये भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये रिपोर्ट है, इसके द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है, अब तक प्रस्तुत की जा चुकी है, पहली 1990 में और अभी फिलहाल 2022 में, और कुछ स्पेशल रिपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां से भी आप लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रहेगा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। और बाकी अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये 3 पार्ट में प्रस्तुत की गई, जिनको वर्किंग ग्रुप फर्स्ट बोला गया, वर्किंग ग्रुप सेकंड और वर्किंग ग्रुप थर्ड। कौन सी रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर 6th रिपोर्ट थी यहाँ पर ये 2022 में, तो आईपीसीसी के द्वारा यहाँ पर ये प्रस्तुत की जा रही है। तो इसमें ये सारे मुद्दे हैं कि कैसे डील करना है क्लाइमेट के साथ में, कैसे चीजों को लेकर चलना है और कैसे कम्बैट करना है, तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड की, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एक और आर्टिकल है यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, 5 प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। नॉन अलाइंग मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम पर इंडिया के द्वारा इसको फॉलो किया गया। मतलब क्या था, मतलब यहाँ पर यह था कि जैसे कि एक साइड में यूएसए था और एक साइड में था यूएसएसआर, उस टाइम पर कोल्ड वॉर चला था, तो इंडिया ने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर बेसिकली एक ऐसे पैटर्न में लेकर आ गए कि किसी के साथ में हम लोग जाकर नहीं मिलेंगे। तो 5 प्रिंसिपल का यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट हम लोगों ने फॉलो किया, कि हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ में रेस्पेक्ट के साथ में रहेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे, दूसरे के साथ में एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, और पीसफुली एक दूसरे के साथ में मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पर जो इंडिया का स्टैंड है यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट को लेकर, तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि यूक्रेन को इशू को लेकर अभी सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो हमारे देश के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ पर डाले जा रहे हैं कि क्या हम लोग अब भी यहाँ पर यूक्रेन के मुद्दे पर अभी भी हम लोग सपोर्ट करेंगे यहाँ पर इनको, बेसिकली जो रशिया को। तो उसके चलते कई सारी बातें बार बार निकल कर आ रही है। तो उसके चलते यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसमें यहाँ पर अभी एक और इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई गई जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फीफा के द्वारा जो कि यहाँ पर फीफा जो फुटबॉल के द्वारा जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वो अभी कतर में होने वाला है 2022 में। ठीक है, तो रशिया के पत्ते काटे जा रहे हैं इन सब जो भी यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि कल को चलकर रशिया पार्टिसिपेट यहाँ पर न कर सके। तो बहुत ही ज्यादा सैंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पुतिन साहब की जो हालत है वो खस्ता होने वाली है आने वाले टाइम में, ऐसा बोल सकते हैं। स्विफ्ट जो एग्रीमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उससे बेसिकली हाँ स्विफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उससे यहाँ पर इसको निकालने की बात की जा रही है। ओलंपिक में रशिया की खस्ता हालत वैसी रहती है, आप लोगों को पता है कई सारे प्रतिबंध लगे हुए ऑलरेडी, तो वहां पर वो ऑलरेडी अपने जो फ्लैग के नीचे नहीं खेल पाते हैं। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में बेसिकली रशियन सिटीजन की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये काफी ज्यादा टफ होगा, आसान नहीं, यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली मणिपुर के बारे में। तो जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दूंगा मणिपुर में आखिर क्या क्या कंडीशन चल रही है, जिसके चलते आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। डिटेल में पूरा बताया गया यहाँ पर बेसिकली मणिपुर की लोकेशन वगैरह सारी चीजें। तो ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर आप लोग को देखने को मिल रहा है आर्टिकल आज की डेट में। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, और बात की जा रही है यहाँ पर मणिपुर के बारे में। पहले मणिपुर को एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए कि लोकेटेड कहां पर है। मणिपुर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच करता है इंटरनेशनल, और अपने देश में नागालैंड, आसाम और आप लोगों को मिजोरम देखने को मिलेगा। 3 राज्य मणिपुर को टच करते हैं। मणिपुर के अंदर काफी ज्यादा इंसर्जेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। इंसर्जेंसी को बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं एक तरीका उग्रवाद, यानी कि वहां पर लोकल एरिया के जो कम्युनिटी है वो कई बार चीजों से सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर लड़ते रहते हैं, तो विद्रोह करते रहते हैं, यहाँ पर कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये आज से नहीं है, काफी पुराने समय से चल रहा है। उन्हें कहते हैं आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, बहुत पुराना याराना है रे, तो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि डायलॉग किया जाएगा जो भी इंसर्जेंट ग्रुप है यहाँ पर, ताकि शांति बनाकर रखी जा सके। तो कि शांति का प्रतीक है हमारा देश, और शांति रहेगी तो चीजें सही चलेंगी। आज के डेट में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो हाई लेवल की एक तरीके से चीजों पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कई बार बहुत सारी हमारे देश में जो सिक्योरिटी को खतरा नजर आता है।
सबसे पहले तो आप लोग के दिमाग में यार यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हमारे देश के साथ में कनेक्ट रहना नहीं चाहते हैं या फिर हमारे देश के नागरिक नहीं है, आखिर क्या ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सड़कों पर उतर पाते हैं। तो सबसे पहले तो फोर्स मर्जर बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर मणिपुर का जो है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब मर्जर किया गया 15 अक्टूबर 1949 में, तो यहाँ पर ये उसके लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद में चलो मर्जर भी कर लिया तो इसको यूनियन टेरिटरी बनाकर रखा गया, काफी डिले किया गया इसको पूरा राज्य बनाने में। तो पहला तो हो गया फोर्स मर्जर, दूसरा हो गया डिले किया गया इसको एक राज्य बनाने में। 1972 में इसको राज्य बनाया गया, यानी कि 1949 से लेकर 1972 तक आप लोग समझ सकते हैं कंडीशन क्या देखने को मिली। इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी वीडियो अपलोड कर लो, अब तो डिसलाइक का बटन हट गया है, पहले डिसलाइक का बटन रहता था। हालांकि मुझे तो अच्छा लगता था डिसलाइक का बटन, क्योंकि पता चलता रहता था कि कितनी सारी चीजें जो है आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और हाँ, अब भी आप लोग डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं देख पाएंगे, वो यूट्यूब ने हटा दिया है, पर लेकिन मैं डिसलाइक देख सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आते तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं उसको देख पाता हूं, क्योंकि मुझे डिसलाइक दिखेंगे, वो पब्लिकली नहीं दिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को चीजें पसंद नहीं आ रही है तो। अगर बात करें यहाँ पर कांगली पाक, बात की जा रही है कांगली पाक की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग कई सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर पीपल जो रिवोल्यूशन पार्टी ऑफ कंगली पाक, ठीक है। इसी के साथ में कंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी, इसी के साथ में यहाँ पर कंगले यबुल ये कन्ना लुप, ये इस तरीके से, इसी के साथ में पीपल लिबरेशन आर्मी। तो ये वो ग्रुप है जिनको यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा संविधान जो है, ये सारी चीजें हैं हमारी जो चल रही हैं आज के दिन में, वो इनको पसंद नहीं आती हैं। यानी कि ये अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेकर चल जाए, तो उसके चलते यहाँ पर इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर क्या है, मुद्दा सीधा सीधा आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से डिमांड करते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए इनका स्टेट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा है जिसके चलते यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिलती हैं। अगर कई सारे मुद्दों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर चीजें देखम देख होती है, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरा बच्चा भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। कोई एक मोटिवेशनल कोट अगर डाल रहा है, दूसरा मोटिवेशनल कोट स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से कोई एक पर्सन जो है वो हेल्थ बनाने के पीछे लग गया, तो दूसरा बंदा हेल्थ बनाने के पीछे लग जाएगा। रूममेट अगर किसी के साथ में आप लोग रहते हैं, वो उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया अच्छे से, तो आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो देखम देख चीजें करने की टेंडेंसी रहती है, तो इससे कई बार एक मोटिवेशन बना रहता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। पर लेकिन थोड़ी सी नेचुरलिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि कंप्लीटली दूसरे को कॉपी करना है, बिल्कुल एक तरीके से अपना खुद का भी एक कंटेंट आप लोगों का होना चाहिए, जिसमें ये ना लगे कि सामने वाला ये बोल दे अच्छा ये तो यार उसको कॉपी मार रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो वाली चीजें नहीं, तो आप लोग अपनी नेचुरलिटी में अपने अंदर से भी क्रिएटिविटी निकाल कर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया, ये जो नागालैंड के अंदर डिमांड चल रही है ग्रेटर नागालिज्म बनाने की, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि मणिपुर को भी हम लोग अलग से अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। कहीं पर तो खाई है यानी कि वैली है, और कहीं पर हिली एरिया देखने को मिलेगा। तो जो यहाँ पर अगर बात करें हिली एरिया हुआ है 9/10 यहाँ पर जो बेसिकली मणिपुर का एरिया है, और बाकी जो पॉपुलेशन है ज्यादातर वो वैली में पाई जाती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पैसा कहीं से आ रहा है और पहुंच कहीं को रहा है, पॉपुलेशन कहीं और है। बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान और आप लोग बात करते थे वेस्ट, आज के दिन जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, उसको उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो सारा जो माल पानी हुआ करता था, जो खेती बाड़ी ढंग से और सारी जो चीजें प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की, वो सारी बांग्लादेश के अंदर, जिसको वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान आप लोग बोलते हो, और पैसा जाता था वेस्ट पाकिस्तान में, तो दिक्कतें देखने को मिलती थी। ऐसा ही हमारी कंट्री में कई जगह होता है आज के डेट में, जिसकी वजह से वो बात करते हैं कि हम लोग को अलग होना है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ गलतियां की गई, जैसे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को जैसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, वैसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया काफी लार्ज स्केल पर, और सड़कों पर भी यहाँ पर उतर गए मुद्दे को लेकर। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया हिली एरिया के अंदर में, जिसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिली आसाम राइफल के द्वारा, और इसी के साथ में जो आर्मी है यहाँ पर बात करें उसके द्वारा, आसाम राइफल और आर्मी के द्वारा यहाँ पर मिलिटेंट को बेसिकली सफाया करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। कई सारे लोकल एरिया के लोगों को भी जान जाती है, तो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। फिर सीज फायर यानी कि लड़ाई को रोकने की बात की गई, पर लेकिन लड़ाई जो है वो रियलिटी में रुकी नहीं, ठीक है, आज तक भी कंटिन्यू है, और आज तक भी बातें चल रही है कि रोकेंगे रोकेंगे। यहाँ पर कुकी जो है वो टू एक तरीके से अम्ब्रेला ग्रुप है, जिसको यहाँ पर बोलते हैं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट, तो ये मिलकर काम करते हैं। तो ये मुद्दा जो है बेसिकली कई बार क्या रहता है कि इंसान जो है जिस तरीके चाहते हैं वैसी चीजें अगर नहीं मिल रही हैं, तो वो यहाँ पर फिर मिलकर काम नहीं करते हैं। इसी के चलते 2008 में ट्राई पार्ट आई, यानी कि 3 ग्रुप के द्वारा मिलकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोच किया गया कि सोल्यूशन निकालते हैं, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया। यानी कि जद्दोजहद तो की जा रही है, पर सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। रीजन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनका रोटी सेकने का मौका मिल जाता है, उनकी पॉलिटिक्स चलती है इसके बेस पर। अगर पॉलिटिशियन यहाँ पर अगर चाहते तो जम्मू एंड कश्मीर कब का जो है वो शांत हो चुका होता, पर लेकिन पॉलिटिशियन की भी जिंदगी चलती रहती है ना,
आप लोग समझ सकते हैं। और झेलता कौन है? झेलती है फिर लोकल जनता, वो आप लोग को देखने को मिलेगा। बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, अभी मैंने आप लोग को बताया म्यांमार के साथ में बॉर्डर टच कर रहा है, तो कल चलकर हमारी इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसको भी खतरा यहां पर हो सकता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी यहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जैसा मैंने भी आप लोगों को यहां पर बताया था। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में बातें की जा सकती हैं और इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, कुछ तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिए थे, अब कुछ आगे बढ़ेंगे। जीएसटी कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को जो बिजनेस वाला सेक्शन है उस पर ये आर्टिकल बेसिकली देखने को मिल जाएगा। काफी डिटेल में यहाँ पर बातें की जा रही है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है हमारा फरवरी के महीने का 1.3 लाख करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो जीएसटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है देश के अंदर में। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, जैसे जीएसटी के बारे में आप लोगों से पूछ जाता है कौन सा अमेंडमेंट करके इसको लाया गया था। तो याद रखेगा, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था वो 122वां था, पर लेकिन जब पास किया गया यहाँ पर ये एक्ट बना तो 101वां बना। रीजन क्या रहता है यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कि बिल में और एक्ट में? क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, 3 जीएसटी में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन और स्टेट जो है वो मिलकर काम करेंगे, और आर्टिकल 246 में यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर जो पावर होती है टैक्स पर स्टेट की वो भी यहाँ पर बताएगी, और एक जीएसटी काउंसिल बनाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल भी यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आप लोग यहाँ पर ये बताना है जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, कई सारे आज भी पेट्रोलियम जो चीजें हैं, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, तो इनको जीएसटी इनके ऊपर बेसिकली अप्लाई नहीं होता है, इसलिए अलग अलग रीजन में इनके आप लोगों को प्राइस जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर बात की जाती है कि जीएसटी के अंदर में इनको लेकर आ जाए, पर लेकिन सिचुएशन ऐसी देखने को आप लोगों को नॉर्मली नहीं मिलती है। तो ये बेसिक चीजें जिसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से डिफेंस सप्लाई के बारे में बात की जा रही है, और एक मुद्दा बात की जा रही है कार्सा के बारे में। इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। हम जो है अभी रसिया से S-400 डील कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग रसिया से लेकर आ रहे हैं। इसका सिस्टम का ये पर्पज रहता है, कल को चलकर अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल फेंकेगा तो हवाई हवा में हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो S-400 जैसे कि यहाँ पर रसिया का है, ऐसे यहाँ पर जो है जो यूएसए का उसको बोलते हैं थार्ड सिस्टम। ठीक है, थार्ड की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, और ऐसा ही इजराइल का सिस्टम था जो मैंने डिस्कस किया था, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कल इनके बारे में आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्सा के थ्रू हमारी कंट्री पर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो पेमेंट होगा वहां पर वो डॉलर की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पेमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर उसमें रसिया के ऊपर जो एक तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो अगर कोई भी यहाँ पर अमेरिका का दोस्त किसी उसके दुश्मन के साथ में व्यापार करते हैं तो यहाँ पर कार्सा के ये बेसिकली उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं। तो अभी उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है आने वाले टाइम में और कैसे चीजों को लेकर चला जाता है। अब तक इंडिया इससे बचा होता पर लेकिन अभी सिचुएशन जैसे यहाँ पर अभी हो गई है रसिया के चलते, तो ये कंडीशन एक खराब लेवल पर यहाँ पर पहुंचती है, आप लोगों को नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, काफी सिचुएशन जो है खराब हो रही है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें हैं। तो ये गवर्नर साहब के द्वारा बोला गया कि चाणक्य ने बनाया था बेसिकली चंद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर शिवाजी साहब के बारे में बोला गया, तो उनके बोला गया यहाँ पर उनके जो गुरु थे उनका नाम था स्मार्था। तो यहाँ पर ये बोला कि उनके बिना वो कुछ नहीं थे। तो कई बार कई सारी चीजें जो होती हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेती हैं। तो गवर्नर की पोस्ट जो है जब भी कंट्रोवर्सी में आती है तो उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर है पॉलिटी के अंदर, तो पूरा एक रिवाइज आप लोगों को करा देता हूं गवर्नर के बारे में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को गवर्नर से रिलेटेड न देखने को मिले। तो ध्यान से सुनिएगा। एक सेकेंड, यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो होता है वो एक इलेक्टेड हेड नहीं, बेसिकली गवर्नर जो होता है वो अपॉइंटेड हेड होता है। और यहां पर बेसिकली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा एक चैप्टर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और पॉलिटी के अंदर भी जाकर आप लोग इसको आज रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे आप लोगों के पास में अभी टाइम कम बचा हुआ है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है उसको अच्छे से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले। ठीक है, तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी करंट अफेयर है उसका भी आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की पढ़ी है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लेना। ठीक है, गवर्नर जो है यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक देखने को मिलेंगे। पार्ट जो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली 6 में गवर्नर नजर आते हैं संविधान के अंदर में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, अगर बात करें ये यहाँ पर बेसिकली जो अब तक जो JNK हुआ करता था उसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था,
पर लेकिन अभी क्या हो गया है, JNK जो है वहां पर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होते हैं, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनको आप लोग LG बोलते हैं। तो कौन है प्रेजेंट टाइम पर LG, वो आप लोग जरूर बताना। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर होते हैं सबसे टॉप पर, फिर चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे आप लोगों से यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल रहता है। तो ये पोस्ट पैरेलल में है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सेंटर में आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, पर स्टेट में वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, इनकी जो भी काम किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो गवर्नर के नाम पे किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक बन जाता है। अगर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो नॉर्मली ये माना जाता है कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर एक तरीके से एजेंट की तरीके से देता है सेंटर का, पर लेकिन ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि गवर्नर जो है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हेड भी है और एक कनेक्शन भी काम करता है बनाने का सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें देखने को मिलेगी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जब किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कई बार, कि गवर्नर जो है वो एक राज्य के दो गवर्नर, एक मतलब दो राज्य का एक गवर्नर भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये भी यहाँ पर बेसिकली बात की गई, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा, और ना ही इनडायरेक्टली, यानी कि ये अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1979 में हालांकि बोला गया कि गवर्नर जो है भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंप्लॉय नहीं है कि आप लोग यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर बेसिकली बोलो कि हमारा ये लोग है इस तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है, तो उसको इसके हिसाब से काम कर देना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पर जब बात करते हैं ड्राफ्ट किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में बात की गई थी गवर्नर की, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको मानने से मना कर दिया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर गवर्नर के लिए भी यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए देश के अंदर में, तो आप लोग कैसा लगेगा, इसके बारे में आप लोग कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई जगह हैं जैसे गवर्नर के लिए इलेक्शन होते हैं, उनमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका का मॉडल। तो गवर्नर जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हमारे देश में नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कनाडा का मॉडल फॉलो किया, जहां पर गवर्नर होता है बेसिकली स्टेट के अंदर में, कनाडा में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं गवर्नर जनरल बेसिकली यहाँ पर जब अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा वही हुआ यहाँ पर कि अपॉइंटमेंट के बेस पर हम लोगों ने इसको आगे लेकर चले। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है यहाँ पर? सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज जो है वो 35 साल से या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। ओनली दो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है क्वालिफिकेशन गवर्नर के बारे में, और दो कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चीजें भी मान लेनी चाहिए कि एक तो वो आउटसाइडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना हो जब उसको अपॉइंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिक्वायर करना है, यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, कंसल्ट करना है, तो इनको वॉयलेट न करे, इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैं अपॉइंटमेंट की जो की जाती है गवर्नर की। क्योंकि आगे चलकर गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है। गवर्नर जो है यहाँ पर एक तरीके से वो फेथफुली एग्जीक्यूट करता है अपना ऑफिस, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को सर्विस के लिए यहाँ पर बेसिकली लोगों की एक तरीके से अपने आप को एक बनी करके समर्पित करके रखता है। अगर बात करें यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ जो कंसर्न हाई कोर्ट होते हैं वो यहाँ पर इनको यहाँ पर बेसिकली ओथ दिलाते हैं गवर्नर को। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आप लोगों से। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं हाई कोर्ट के, या फिर वो अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेजेंट न हो तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली बोला तो जाता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे गवर्नर रह सकता है, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि गवर्नर का नाम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे है, पर लेकिन रियलिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। यहां पर बात करें तो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर वो बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब जो है वो नॉट जस्टिफाइबल, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उस तरीके से हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज बनती है, तो आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पर तो एक बिल के बारे में क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, खासकर अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस में या फिर आगे जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो यहाँ से ही पूछ लिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, पर लेकिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। गवर्नर को क्या पावर है जब इसके पास में कोई बिल जाता है? एक तो सबसे बड़ी पावर तो ये कि वो चाहे तो उसको एसेंट दे दे, यानी कि ठीक है बिल आ गया, पास करा दिया, साइन कर दिए, ठीक है। दूसरा है उसको विदहोल्ड कर ले सेंस के लिए, अपने पास में उसको रोक के रखे। तीसरा है उसको रिटर्न कर दे यहाँ पर बेसिकली असेंबली के पास में, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया, मनी बिल को तो नहीं कर सकता है, मनी बिल एक अलग फंडा हो जाता है, पर लेकिन असेंबली के पास में अगर रिटर्न कर दिया तो फिर असेंबली क्या करेगी, उसको फिर से अगर उसको काम करने के बाद में उसको रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर फिर उसको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा, फिर वो रोक नहीं सकता। रिजर्व कर ले बिल फॉर प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट को देने के लिए भी यहाँ पर रिजर्व कर सकता है। वो कौन सा बिल होगा? अगर कोई संविधान के अपोजिट में हो, यानी कि संविधान के हिसाब से कोई बिल ना हो, ठीक है, अपोज करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, ठीक है, ये कंट्री के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, इसी के साथ में जो डील करता
है डायरेक्टली आर्टिकल 31A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ पर और लगता है कि यहाँ पर जो एक प्रेसिडेंट के पास में जाना चाहिए, तो ये पावर होती है गवर्नर के पास में। पर लेकिन इस पावर का कई बार माना जाता है कि गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी बिल को यहाँ पर बेसिकली रोक लिया जाता है, जिसके चलते कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुस्से में आप लोगों को नजर आती है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो करंट के साथ साथ में एक स्टैटिक चैप्टर भी आप लोगों का कवर यहाँ पर हो चुका है। थोड़ा सा जाकर पॉलिटिकल आप लोग लक्ष्मीकांत को उठाकर देखना, आप लोगों को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। रसिया जो है वो बेसिकली अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, कीव तो हो गया, इसी के साथ में खार्किव जो है यहाँ पर भी इसका अटैक आप लोगों को नजर आएगा। कई सारे लोगों की जान भी यहाँ पर जा रही है, कंडीशन जो है वो काफी दयनीय आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो यहाँ पर हमारी कंट्री रेडी टू हेल्प है, जो नेशन नेबर कंट्री जो भी यहाँ पर एक तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं यूएनएससी के अंदर में, अभी यहाँ पर इंडिया के ऊपर और ज्यादा प्रेशर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर चाइना ने भी अपने लोगों को स्टार्ट कर दिया निकालना, उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर वॉशिंगटन जो है बोला जा रहा है कि वॉशिंगटन यूएसए के द्वारा 12 जो मॉस्को के यूएन के अंदर डिप्लोमेट है उनको बेसिकली एक्सपेल किया जा रहा है स्पाइंग के चार्ज में, ठीक है। तो यानी कि वो स्पाई कर रहे थे वहां पर, एक तरीके से जासूसी का काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया अभी कंडीशन क्या बनी है। अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं कि ताइवान के बारे में कंडीशन। तो ताइवान जो है अभी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना का, जैसी सिचुएशन अभी चल रही है। तो उसके चलते सिचुएशन और ज्यादा घबरा सकती है अभी यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मर जो यूएसए के ऑफिशियल है उनके द्वारा ताइवान के अंदर विजिट किया जा रहा है। तो 5 मेंबर की जो टीम है वो अपॉइंट की गई बाइडेन के द्वारा, ताकि चीजों को समझा जा सके। ताइवान के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पर ताइवान को अपने कंट्रोल में ले सकता है चाइना। क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी यूक्रेन का मुद्दा था, ऐसे यहाँ पर कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो चाइना जो है ताइवान को बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत वो ताइवान चाइना का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से समझते हैं। तो आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर, वो भी एक खराब कंडीशन बन सकती है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जैसे कि वॉर चल रही है यहाँ पर, तो आईटी जॉब जो है वो यहाँ पर यूक्रेन से, रसिया से इंडिया के अंदर आ सकती हैं। तो 70% के करीब, लगभग 80,000 के करीब है, फिर 1 लाख के करीब जॉब जो है वो इंडिया के अंदर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वहां से निकल कर आएंगे। तो स्किल के फील्ड में हमारे देश में यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखिए होता क्या है, एक को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वही सिचुएशन है। असनीर ग्रोवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी जो शार्क टैंक इंडिया करके प्रोग्राम चलता है उसमें कई सारे जो मीम्स आप लोगों ने वायरल देखे होंगे। तो यहाँ पर ये भारत पे के फाउंडर थे, तो इनके द्वारा क्विट कर दिया गया भारत पे को। इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि इलीगल तरीके से कंपनी का जो पैसा इनके और इनकी वाइफ के द्वारा यूज किया जा रहा है, और भी बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर इंक्वायरी वगैरह भी चल रही है, वो सब चीजें हैं। तो देखने वाली चीजें जो भी हैं, पर लेकिन एक छोटी सी एक न्यूज थी जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो आज का सुडोकू है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सही तरीके से अटेम्प्ट करता है, और ये आप लोगों को आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। आज के एसएलवी जो कमांडो है ये है गुरप्रीत, जिनके द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। ब्रेक्जिट के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो ब्रेक्जिट जो था वो बेसिकली यूके का बाहर निकलना था यूरोपियन यूनियन से। तो इसके बाद में 27 देश यहाँ पर इसके अंदर रह गए, ठीक है। इसी के साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है वो इजिप्ट के अंदर में, और 28 जो है वो यूएई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जीरो एमिशन के बारे में किस किस के द्वारा कब कब जीरो एमिशन किया जाएगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया था, मैंने बता दिया, और गतिशक्ति आंसर दे दिया था। सीबी जो था यहाँ पर सीबीआई शांतनम कमेटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, और इसी के साथ में यहाँ पर जो प्लेयर मैंने पूछे थे यहाँ पर उनके नाम भी इनके द्वारा बताए गए, ठीक है। तो काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए। तो इसी तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करते रहना। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से डिटेल में आंसर देते हो, ठीक है, और सिस्टमेटिक वे में आंसर देते हो। तो आंसर जरूर दिया करो यार जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में, तो ये जो रिपोर्ट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से, इसका आंसर है यहाँ पर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत आप लोग इसको देख सकते हैं। तो डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर सारी बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 ए जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ऐड किया गया, जो कि मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया भी था। यहाँ पर एजुकेशन के बारे में सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई थी, ठीक है। कैसे कैसे इसको ऐड किया गया है, कहाँ पर कितना रिजर्वेशन होता है, ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में जो आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2 आर्टिकल जरूर याद रख लेगा माइनॉरिटी के बारे में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल 76 और 92 और 100 में, ये तीनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इनको जाकर देखना है कि इनके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट, सॉरी, ठीक है, आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट, ठीक है। बाकी येलो रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी, तो आंसर सी है, एडिबल ऑयल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो येलो रिवॉल्यूशन के बारे में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो बेसिक क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।